There are four aspects of cancer. Number one is cancer prevention with healthy lifestyle. Second is screening and early diagnosis of cancer. Third is the treatment. And fourth is rehabilitation. Today we will talk about cancer rehabilitation, which is an often neglected aspect of cancer. हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर हरिमोहन अग्रवाल है और मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। कैंसर में मुख्य तौर पे 4 स्तंभ होते हैं। नंबर 1 पर है कैंसर प्रिवेंशन और हेल्दी लाइफस्टाइल। इसके लिए आप हमारे चैनल्स के अन्य वीडियोस देख सकते हैं। नंबर 2 पे आता है स्क्रीनिंग एंड अर्ली डायग्नोसिस। ये पेशेंट्स के लिए काफी फायदे की चीज है और उनको इस बारे में जानकारी और अवेयरनेस होना जरूरी है। हमारे चैनल्स के वीडियोस भी इस टॉपिक पे अक्सर बात करते हैं। नंबर 3 पे आता है कैंसर ट्रीटमेंट, विच इंक्लूड्स कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। और चौथे नंबर पर है रिहेबिलिटेशन। आज हम लोग मेनली कैंसर रिहेबिलिटेशन के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हमारे देश में इसे काफी नेग्लेक्ट किया जाता है। इसके बहुत कारण हैं। रिहेबिलिटेशन एक काफी लंबा और जटिल प्रोसेस है और इसके लिए अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। इन सभी स्पेशलिटीज में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए और इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि पेशेंट्स को कब किस स्पेशलिस्ट के पास रेफर करना है, इसके लिए पेशेंट को अपने कैंसर स्पेशलिस्ट से निरंतर संपर्क में या फॉलोअप में भी रहना बहुत जरूरी है। रिहेबिलिटेशन कैंसर ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले से ही स्टार्ट किया जा सकता है और ये कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान और उसके बाद भी चलता रहता है। कैंसर रिहेबिलिटेशन का मतलब है कैंसर के इलाज के बाद पेशेंट्स को पूरी तरह से नॉर्मल जिंदगी जीने का अवसर देना। इट इंक्लूड्स फिजिकल रिहेबिलिटेशन, इमोशनल रिहेबिलिटेशन, ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन, सोशल एंड स्पिरिचुअल रिहेबिलिटेशन, सेक्सुअल रिहेबिलिटेशन एंड कंप्लीट साइकोलॉजिकल एंड मेंटल रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का एम होता है कैंसर पेशेंट्स को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देना। रिहेबिलिटेशन के लिए अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के बाद भी काफी हेल्प की जरूरत होती है। नंबर 1 पे उनको एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है जो कि उनके ट्रिस्मस यानी कि रिड्यूस माउथ ओपनिंग का इलाज कर सके और नेक एक्सरसाइजेस करा सके, और एनकाइलोग्लासिया यानी कि रिड्यूस टंग मूवमेंट्स के लिए भी एक्सरसाइजेस आती हैं। इसके अलावा नंबर 2 पे उनको एक स्पीच और सॉलिंग थेरेपिस्ट की भी जरूरत पड़ती है जो कि नेक और बाकी मसल्स को बेटर कोऑर्डिनेशन करके फूड के एस्पिरेशन को प्रिवेंट करे, ताकि फूड पाइप में जाए, सांस की नली में ना आ जाए। इसके लिए उनको स्पीच एंड सॉलिंग थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा केयर ऑफ ट्रैकियोस्टोमी एंड स्पीकिंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैकियोस्टोमी वाल्व में ऑल्सो बी रिक्वायर्ड। नंबर 3 पे उनको एक डेंटिस्ट की जरूरत पड़ती है जो कि रेगुलर इंटरवल्स पे एक डेंटल इवैल्यूएशन करता रहे। कुछ दांतों को निकालने की भी जरूरत पड़ सकती है और डेंटल क्लीनिंग, फ्लोराइड एप्लीकेशन और गम केयर की भी जरूरत होती है। और इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस जो है ओरल हाइजीन के बारे में और ब्रशिंग के बारे में, वो भी उनको जानना बहुत जरूरी है। नंबर 4 पर आता है ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन एंड दैट हैज टू बी पर्सनलाइज्ड। So the patient has to understand his or her limitations and abilities and they have to then modify their job profile accordingly कि वो किस जॉब के लिए सूटेड है, क्या रोल वो प्ले कर सकते हैं। सिमिलरली, फॉर एग्जांपल, ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स को रिहेबिलिटेशन के लिए न्यूरोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा उन्हें आई स्पेशलिस्ट और ईएनटी स्पेशलिस्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। कुछ पेशेंट्स को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ सकती है और ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स का ऑक्यूपेशनल और सोशल रिहेबिलिटेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। इन पेशेंट्स को नॉर्मली ड्राइविंग करना अलाउड नहीं होता है क्योंकि फिट्स यानी कि सीजर्स आने के चांसेस होते हैं और इसीलिए इन्हें अकेले कहीं जाने के लिए भी मना किया जाता है। इनको हैवी मशीनरी के पास काम करना भी अलाउड नहीं होता है। और इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी और रेडियोथेरेपी के बाद आईक्यू में भी कमी आ सकती है। ब्रेन ट्यूमर जब बच्चों में होता है तब ये आईक्यू की प्रॉब्लम और भी ज्यादा होती है। बच्चों का डेवलपिंग ब्रेन ट्रीटमेंट के बाद डेवलपमेंट में पीछे रह जाता है।
और ऐसे पेशेंट्स को स्पेशल टीचर्स और क्लासेस की ज़रूरत पड़ सकती है। अक्सर इन पेशेंट्स को लंबे समय तक एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन भी लेनी होती हैं और इन मेडिसिन के भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जिनको कि मैनेज करना होता है। गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स और ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स पहले से ही एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। ट्रीटमेंट के बाद उनके हार्मोन्स चेंज हो सकते हैं, मेनोपॉज हो सकता है और ब्रेस्ट और वजाना में भी चेंजेस हो सकते हैं और बॉडी की इमेज चेंज हो सकती है। मेनोपॉज की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस और कुछ अन्य कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। हेयर फॉल और स्किन चेंजेस की वजह से डिप्रेशन भी काफ़ी कॉमन है। इन सभी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हमें एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन और फिजियोथेरेपी वगैरह की ज़रूरत होती है। यानी अगर शॉर्ट में कहें तो सिर्फ ट्रीटमेंट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सभी साइड इफेक्ट्स या बॉडी चेंजेस को मैनेज करना भी ज़रूरी है। अगर हम एक 35 साल की महिला का कैंसर पूरी तरीके से ठीक कर देते हैं तो जिंदगी के बाकी के 50 से 60 साल तक उसको इन चेंजेस के साथ रहना होगा और उन्हें मैनेज करना होगा। ये कहने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल है। फैमिली सपोर्ट और फ्रेंड्स के सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। कुछ ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं जो फीमेल पेशेंट्स के लिए बहुत मदद करते हैं और उन्हें सोशल सपोर्ट प्रदान करते हैं। लिम्फेडिमा मैनेजमेंट, वेग्स और एक्सरसाइज ग्रुप्स के लिए ये ग्रुप्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है और इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्हें इन सपोर्ट ग्रुप्स की ज़रूरत पड़ती है। लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स में तो कभी कभी कैंसर की डायग्नोसिस के बाद लोग महिला को डाइवोर्स भी दे देते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऑक्यूपेशनल और फाइनेंशियल रिहेबिलिटेशन ऐसे केसेस में बहुत ज़रूरी हो जाता है। एनजीओ भी इसमें हमारे पेशेंट्स की काफ़ी मदद करते हैं। और अब हम बात करते हैं जीआई कैंसर्स के बारे में। कोलोन कैंसर्स, रेक्टल कैंसर्स, स्टमक कैंसर्स और अन्य जीआई कैंसर्स में काफ़ी लंबे समय तक कोलोस्टमी, जेजुनोस्टमी या फीडिंग ट्यूब्स की ज़रूरत हो सकती है। ऐसे में इन पेशेंट्स को डाइटिशियन और सोशल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। इन पेशेंट्स को एक स्पेशल डाइट की ज़रूरत होती है और इन्फेक्शंस ना हो इसके लिए हाइजीन भी अच्छी होनी चाहिए। अगला नंबर है सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास और बोन ट्यूमर्स का। इनमें रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का स्पेशल महत्व है। इन ट्यूमर्स में सर्जरी के बाद फिजिकल डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं। फिजिकल डिफॉर्मिटीज से मेरा मतलब है जैसे हाथ या पैरों का छोटा बड़ा हो जाना, चलने फिरने में मुश्किल होना या हड्डी के ऑपरेशंस के बाद दर्द, फ्रैक्चर, टेढ़ापन वगैरह। तब इन पेशेंट्स को नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ लौटाने के लिए कुछ हेल्प की ज़रूरत होती है। सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का कॉम्बिनेशन यूज़ करके इस बात की पूरी कोशिश की जाती है कि फिजिकल डिफॉर्मिटी कम से कम हो, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी पेशेंट्स को हाथ या पैर भी गंवाना पड़ सकता है और ऐसे में उन्हें फिजियोथेरेपी की काफ़ी ज़रूरत होती है। आर्टिफिशियल लिम्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये ट्यूमर्स बच्चों में भी होते हैं और तब ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा जटिल और संगीन हो जाती है। उनको वापस स्कूल भेज पाना और एजुकेशन पूरा करना एक चैलेंज हो जाता है। ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन ऐसे केसेस में बहुत ज़रूरी होता है। जरा इमेजिन करके देखिए कि अगर किसी 15 या 20 साल के पेशेंट को कैंसर का इलाज सफल हो जाता है लेकिन उसको फिजिकल डिफॉर्मिटी हो जाती है तो उसको बाकी की पूरी जिंदगी उसी डिफॉर्मिटी के साथ बितानी पड़ती है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, शादी, सोशल लाइफ वगैरह ऐसे केसेस में बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और अब हम बात करेंगे लिम्फोमास और ल्यूकीमियास के बारे में। ये एक अलग तरह के कैंसर्स होते हैं जो ब्लड या बोन मैरो को इन्वॉल्व करते हैं। इनमें अक्सर बहुत हैवी कीमोथेरेपी डोजेस की ज़रूरत पड़ती है। लिम्फोमास और ल्यूकीमियास के रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे हैं और ये ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन इन पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग सर्वेलेंस की ज़रूरत होती है और वो इसलिए क्योंकि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स 5 या 10 साल बाद भी नज़र आ सकते हैं। इनमें से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी सीरियस भी हो सकते हैं, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन, लो इम्यूनिटी
या इनफर्टिलिटी। 1 या 2% पेशेंट्स में तो सेकंड कैंसर फ्री हो सकते हैं। इसीलिए हम सभी पेशेंट्स को ये सलाह देते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद एटलीस्ट 10 साल तक रेगुलर फॉलोअप जरूर करें। अगर आपको रिहेबिलिटेशन से संबंधित और किसी जानकारी की आवश्यकता है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।